क्वेश्चन नंबर 481। द नर्स असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म अ लंबार पंचर। एक व्यक्ति का लंबार पंचर हो रहा है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन जुगुलार वेन, लंबार प्रेशर पंचर के दौरान जब जुगुलार वेन में प्रेशर लगाया जाता है तो ये पाया जाता है कि जो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है वो बढ़ चुका है। लंबार पंचर के दौरान जब जुगुलार वेन को प्रेशर दिया जाता है या दबाया जाता है तो ये पाया जाता है कि स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो अब बढ़ चुका है। कौन से साइन, विच साइन शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डॉक्यूमेंट। ये कौन सा साइन होता है जब लंबार पंचर के दौरान जुगुलार वेन को दबाते हैं तो स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसका एक आंसर है क्विकेंस्टेड साइन। क्विकेंस्टेड साइन इसका आंसर है बच्चे। और ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है क्विकेंस्टेड टेस्ट क्या होता है। कंप्रेशन ऑफ जुगुलार वेन, जुगुलार वेन को दबाएंगे और जब लंबार पंचर करेंगे तो पाएंगे कि व्हेन इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज ऑल्सो इन स्पाइनल कैनाल। तो आप ये पाएंगे कि जुगुलार वेन को जैसे ही आपने दबाया जो आपका फ्लूइड आ रहा है लंबार पंचर के दौरान उसका प्रेशर बढ़ चुका है। इसी को हम कहते हैं क्विकेंस्टेड साइन, याद रखिएगा। चलिए क्विकेंस्टेड साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 482। अ क्लाइंट विद क्रेनियोटॉमी, एक व्यक्ति का क्रेनियोटॉमी किया जा रहा है जिसको मेनिंजियोमा था। फॉर व्हाट रिस्पॉन्स शुड द नर्स असेस द क्लाइंट इन द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट। अगर व्यक्ति को क्रेनियोटॉमी किया जा रहा है तो नर्स उसके बाद किस लक्षण के लिए देखेगी, और एकमात्र आंसर जाएगा बच्चे ब्लड विजन। क्योंकि क्रेनियोटॉमी के बाद सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि उस व्यक्ति का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो लक्षणों को ध्यान दो जो आईसीपी के बढ़ने की वजह से होता है, और उनमें एक लक्षण होता है ब्लड विजन। किसका साइन होता है? इंक्रीज आईसीपी का। इंक्रीज आईसीपी का सबसे पहला साइन क्या होता है व्यक्ति में? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, व्यक्ति कॉन्शियसनेस को लॉस करने लगता है। और बच्चों में जो छोटे न्यूबॉर्न होते हैं उनमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, न्यूबॉर्न में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, अडल्ट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। एक हाई श्रिल क्राई भी होता है बच्चे, हाई श्रिल क्राई। ठीक है। तो इंक्रीज आईसीपी के साइन होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो पल्स प्रेशर, गलत है बच्चे। जब भी आईसीपी बढ़ता है नैरो नहीं वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइड पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो वाइड पल्स प्रेशर, हाई श्रिल क्राई, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पहला साइन होता है। ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। तो जिस व्यक्ति का क्रेनियोटॉमी हो रहा है उसमें खतरा है कि आईसीपी बढ़ सकता है, इसीलिए ब्लड विजन आते ही आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि ये आईसीपी बढ़ने का एक साइन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है वो है बच्चे, आईसीपी जब बढ़ता है तो कौन सा ट्रायड देखा जाता है? आंसर जाता है कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड देखा जाता है जब आईसीपी बढ़ता है। और इस कुशिंग ट्रायड में कौन सी तीन चीज़ें होती है? बीपी बढ़ता है, पल्स कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है। पल्स और रेस्पिरेशन दोनों कम होता है और बीपी बढ़ता है। अब ये क्वेश्चन लास्ट नॉर्सेट में भी पूछा हुआ था कि एक व्यक्ति जिसमें कुशिंग ट्रायड देखा जा रहा है इंक्रीज आईसीपी के लिए, उसमें कौन से लक्षण आएंगे? बीपी सिर्फ बढ़ेगा और पल्स और रेस्पिरेशन कम होगा, याद रखना। ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए कुशिंग ट्रायड लिखा हुआ है। इंक्रीज आईसीपी का ट्रायड होता है कुशिंग ट्रायड, बीपी बढ़ता है, पल्स और रेस्पिरेशन कम होता है, इसीलिए इसको कुशिंग ट्रायड कहा जाता है। और आईसीपी के बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं? हेडेक होगा, सीजर होगा, बीपी बढ़ेगा, पल्स कम होगा, रेस्पिरेशन भी कम होगा, वॉमिटिंग होगी। अच्छा, इन्फेंट में क्या होगा? बल्जिंग फॉन्टेनल। इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफ़ी बार पूछा गया है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका फॉन्टेनल बल्ज कर रहे हैं तो उसको क्या होगा? उसका आईसीपी बढ़ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रोने के साथ, जब छोटा सा बच्चा रो रहा है और उसके साथ उसका फॉन्टेनल बल्ज कर रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन जब बच्चा रो नहीं रहा है फिर भी फॉन्टेनल बल्ज कर रहे हैं तो ये उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, क्रेनियल सूचर सेपरेशन, सूचर सेपरेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आईसीपी बढ़ जाता है। हेड सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है। हाई पिच क्राई या फिर हाई शिल क्राई भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इन्फेंट में कौन कौन से लक्षण आते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्पीच में चेंजिंग, पोस्चर में चेंज होना, डेसिब्रेट पोजिशन, डिकॉर्टिकेट पोजिशन का आना, पेप्लिडिमा होना, प्यूपिलरी चेंज होना, इम्पेयर्ड आई मूवमेंट होना, और चेंज इन एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आईसीपी बढ़ने का पहला साइन क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अडल्ट में। और बच्चों में क्या होता है? वॉमिटिंग। और न्यूबॉर्न में क्या होता है? हाई श्रिल क्राई और बल्जिंग फॉन्टेनल। ये सारे क्वेश्चंस आईसीपी से बनते हैं, ये देख लीजिए।
ये सारे के सारे लक्षण हैं जो इंक्रीज आईसीपी में देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 483। अ क्लाइंट इज टू हैव सीटी स्कैन, एक व्यक्ति का सीटी स्कैन होने जा रहा है और उसमें क्या डाला जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट, टू असेस पोटेंशियल ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर को देखने के लिए एक व्यक्ति में कॉन्ट्रास्ट डाला जा रहा है जिसका सीटी स्कैन किया गया है। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट व्हाट कॉमन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, कि जब भी किसी व्यक्ति में कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाई, तो उस व्यक्ति में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक्सपेक्टेड होंगी। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है नर्सिंग जगत का, याद रखें जब भी किसी व्यक्ति में डाई डाला जा रहा है उसमें फ्लशिंग ऑफ फेस होगा, फ्लशिंग ऑफ द फेस, उसके फेस में पूरी फ्लशिंग हो जाएगी, रेडनेस होगा, नॉर्मल है। सेकंड, सॉल्टी टेस्ट, उसके मुंह में उसको सॉल्टी टेस्ट आएगा, नॉर्मल है। तीसरा, फीलिंग ऑफ वार्मथ, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में गर्माहट आ रही है, नॉर्मल है। याद रखें बच्चे, सेंसेशन ऑफ वार्मथ, सॉल्टी टेस्ट और फ्लशिंग ऑफ फेस, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति को डाई डल रही है, उसको फ्लशिंग ऑफ फेस हो रहा है, आप क्या करोगे? सारे बच्चे ऑप्शन में टिक करते हैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, नहीं, नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को डाई डल रही है, उसको सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, एक पेशेंट को डाई डल रही है, उसको फीलिंग ऑफ वार्मथ हो रही है, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी में गर्माहट आ रही है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल होता है। ये चीज़ें याद रखना क्योंकि वो बार बार पूछता है। और डाई डालने से पहले आप शेल फिश से उसकी एलर्जी के लिए चेक करोगे और आयोडीन से एलर्जी के लिए चेक करोगे, और जिसको आयोडीन और शेल फिश से एलर्जी होती है उसको डाई नहीं डालते। और डाई डालने के बाद जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा तो उसको खूब सारा पानी पिलाना है मरीज को, ताकि जो डाई है वो किडनी से बाहर आ जाए, वरना अगर डाई बाहर नहीं आएगी तो वो किडनी को ख़राब कर देगी, दोनों के दोनों किडनी को। यही सारे एनक्लेस के क्वेश्चन है कि डाई के बाद बहुत सारा पानी पिलाना है, डाई से पहले आयोडीन या सेल्फिश के एलर्जी के लिए देखना है, डाई डालने के दौरान फ्लशिंग ऑफ फेस, सॉल्टी टेस्ट और फीलिंग ऑफ वार्मथ नॉर्मल है। तो मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, क्या चीज़ नॉर्मल है? फ्लशिंग ऑफ फेस नॉर्मल है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ नॉर्मल है, बाकी चीज़ें, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रही है तो एबनॉर्मल है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। लेमन टेस्ट आ रहा है, एबनॉर्मल है। स्मॉल पेटेची एबनॉर्मल है, लेमन टेस्ट नहीं। यहाँ पर अगर सॉल्टी टेस्ट लिखा होता तो ये सही उत्तर होता। ठीक है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाई से रिलेटेड, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 485। अ क्लाइंट विद ग्लूकोमा आस्क अ नर्स, एक व्यक्ति जिसे ग्लूकोमा है वो नर्स से पूछता है अबाउट फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन, कि फ्यूचर में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स एक्सप्लेन, नर्स उसको क्या बताएगी? नर्स उसको बताएगी कि ग्लूकोमा की जो दवाइयाँ चलती है ना बच्चे, ग्लूकोमा की जो एंटी ग्लूकोमा जो मेडिसिन चलती हैं वो लाइफ टाइम चलती हैं, याद रखिएगा, लाइफ टाइम, जिंदगी भर उसको आँखों में ड्रॉप डालना पड़ेगा, क्योंकि आँखों में आईओपी का बढ़ जाना, इंट्राओकुलर प्रेशर का बढ़ जाना आंखों में क्या कहलाता है? ग्लूकोमा। और आप जिंदगी भर ड्रॉप्स डालते हो ताकि आईओपी कम रहे। अगर आईओपी कम होगा तो ऑप्टिक नर्व में डैमेज नहीं होगा, और उसी चीज़ को आप प्रिवेंट करना चाहते हो, इसलिए आप लाइफ टाइम पेशेंट को क्या डालते हो? ड्रॉप्स डालते हो। ठीक है, तो ग्लूकोमा वाले व्यक्ति को क्या बोलना है कि आपको लाइफ टाइम ड्रग्स चलेंगी। ग्लूकोमा का एक क्वेश्चन आता है बच्चे, कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड हम यूज़ करते हैं, ये क्या करता है? आईओपी यानी जो फ्लूइड के अंदर, जो आइस के अंदर फ्लूइड होता है उसके प्रोडक्शन को कम करता है। एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करता है? ये कम करता है, जिसकी वजह से आईओपी कम होता है। तो एक काफ़ी बार पूछा जाता है कि एसीटाजोलामाइड ड्रग किस में यूज़ की जाती है? ग्लूकोमा के व्यक्ति में यूज़ करी जाती है। और याद रखना, ग्लूकोमा के मरीज में कभी भी एंटीकोलिनर्जिक नहीं देंगे, ये क्वेश्चन भी आता है, एंटीकोलिनर्जिक। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? अवॉइडेंस ऑफ कोलिनर्जिक, गलत। एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ कभी भी नहीं दी जाती हैं ग्लूकोमा के मरीज में। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन कभी भी उस मरीज को मत दो जिसको ग्लूकोमा है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है, क्योंकि वो क्या करेगी? प्यूपिल को डायलेट करेगी और उससे ज़्यादा और ज़्यादा आईओपी बढ़ेगा। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक मत दो, एक ये क्वेश्चन आएगा।
एसिटाजोलामाइड देते हैं, वो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करती है, एक ये क्वेश्चन आएगा। लाइफ टाइम दवाई चलती है, एक ये क्वेश्चन आएगा। और ग्लूकोमा में आईओपी बड़ा होता है जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, एक ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्लूकोमा से एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें टनल विज़न देखने को मिलता है। टनल विज़न, सुरंग जैसा विज़न, क्यों? क्योंकि सामने की सारी चीज़ें दिख रही होती है लेकिन पेरीफेरी की चीज़ें नहीं दिख रही होती है, इसे व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सुरंग है, टनल विज़न। क्वेश्चन नंबर 486, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद पैरेसिस ऑफ सिलियरी मसल्स। एक व्यक्ति की आइज़ की जो सिलियरी मसल्स है उनका वीकनेस हो चुका है। पैरेसिस मतलब क्या होता है? वो वीक हो गई हैं। ऑफ द लेफ्ट आई, व्हाट फंक्शन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड? उसका कौन सा फंक्शन अफेक्टेड होगा? याद रखना बच्चे, जो सिलियरी मसल्स हैं वो फोकस करने के लिए मददगार होती हैं। किसी भी चीज़ में फोकस करने के लिए हमें सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। लेकिन अगर उसकी व्यक्ति की सिलियरी मसल्स वीक हो गई हैं तो वो फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस द लेंस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पाएगा, ये वाली चीज़ अफेक्टेड हो जाएगी, ये ध्यान रखना। एक बात, ये क्वेश्चन तो इतना सा था, एक बात मुझे आप याद रखिए, आई बॉल के मूवमेंट के लिए कौन कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? 3, 4 और 6, ये क्वेश्चन भी आता है। आई के मूवमेंट के लिए, आई बॉल के मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? क्रेनियल नर्व 3rd, 4th और 6th, ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। और सिलियरी मसल्स वाला ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 487, What desired effect of therapy should the nurse explain to a client who has primary angle closure glaucoma? ग्लाइकोमा वाले व्यक्ति को क्या, जो भी थेरेपी दी जा रही है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? नर्स क्या बताएगी कि जो भी उसको थेरेपी या मेडिकेशन या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ग्लूकोमा वाले व्यक्ति को, वो क्यों दिया जाता है? हम जानते हैं ग्लूकोमा में आईओपी बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मल आईओपी 10 से 21 होता है, लेकिन जिसका आईओपी बड़ा होता है उसे ग्लूकोमा कहते हैं हम। तो इस व्यक्ति में हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है कि आईओपी क्या रहे, अंडर कंट्रोल रहे, कम रहे। ठीक है, तो हम उन्हें एज ए नर्स क्या समझाएंगे? कंट्रोलिंग आईओपी। जो भी हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनको ग्लूकोमा है, उनमें हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम आईओपी को कंट्रोल करें। ठीक है, और कौन सी ड्रग बताई थी मैंने? एसिटाजोलामाइड, नहीं भूलिएगा, ये टारगेट आई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एट्रोपिन नहीं देंगे, और टनल विजन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 488, विच क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन एक्सप्लोरिंग अ हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट विद ओपन एंगल ग्लाइकोमा? एक मरीज जिसे ओपन एंगल ग्लाइकोमा है, उसके हिस्ट्री में नर्स क्या पाएगी? वो बोलेगा कि मैम मेरे को सिर्फ सामने का दिखाई देता है, आस पास का मुझे नहीं दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं टनल विज़न। टनल विज़न देखने को मिलता है उस व्यक्ति में जिसको ग्लूकोमा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट ऑफ पेरिफेरल विज़न। उसको आस पास का नहीं नज़र आता है, सिर्फ सामने का नज़र आता है। इमेज देखिए तब समझ में आएगा आपके। ये देखिए, सिर्फ इस हिस्से में उसे नज़र आ रहा है और पेरीफ्री की कोई भी चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही है। इसे कहते हैं ग्लूकोमा, जिसमें टनल विज़न देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल विज़न ऐसा होता है, ग्लूकोमा वाले का विज़न ऐसे होता है, जिसे टनल विज़न कहा जाता है। ये देखिए, सिर्फ सामने की वस्तुएं दिखेंगी, आसपास की नहीं। तो हिस्ट्री में वो नर्स को क्या बोलेगा कि मुझे आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, सिर्फ सामने की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इम्पेयरमेंट ऑफ पेरिफेरल विज़न, आसपास की चीज़ें उसे नहीं दिखाई देती है, सिर्फ सामने का विज़न उसे दिखाई देता है, जिसे हम टनल विज़न भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, 489, अ क्लाइंट रिलेटिव आस्क द नर्स व्हाट इज कैटरैक्ट? कैटरैक्ट क्या होता है? व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड? नर्स क्या बताएगी कि कैटरैक्ट क्या होता है? बच्चे, जो आइज़ की लेंस होती है ना, उस लेंस की ओपेसिटी ख़त्म हो जाती है, क्लाउडिंग हो जाती है। क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, लेंस की क्लाउडिंग हो जाने को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? एन ओपेसिटी ऑफ द लंग्स, लंग्स की ओपेसिटी लॉस हो जाती है। देखिए कैटरैक्ट, ये देखिए बच्चे, लेंस की आपको क्या नज़र आएगी? क्लाउडिंग नज़र आएगी, लेंस की क्लाउडिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, इसी को हम क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। इस डायग्राम को देखिए, यह है प्यूपिल, यह है आइरिस। कैटरैक्ट में आपको लेंस में देखिए क्या नज़र आ रही है? क्लाउडिंग। यहाँ पर भी देखिए, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आइज दैट अफेक्ट विजन। लेंस में आपको क्लाउडिंग, जैसी क्वेश्चन में कभी भी पूछे कि लेंस में क्लाउडिंग हो रही है, एकमात्र आंसर जाएगा उस व्यक्ति को क्या है? कैटरैक्ट है। जबकि ग्लूकोमा में क्या हो रहा था? आईओपी बढ़ा हुआ था। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। क्लाउडिंग ऑफ द लेंस क्या कहलाता है? कैटरैक्ट।
तो यहाँ पर नर्स क्या बताएगी कि कैटरेक्ट क्या है? ओपेसिटी ऑफ द लेंस की ओपेसिटी प्रभावित होती है, क्लाउडिंग हो जाती है लेंस की, उसे क्या कहते हैं हम? कैटरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 490, व्हाट शुड द नर्स डू फॉर अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ कैटरेक्ट सर्जरी? एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? नर्स उसको बोलेगी कि ऐसी कोई भी चीज़ मत करना जिससे आपकी आंखों का प्रेशर बढ़े, क्योंकि आपकी आंखों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। ऐसी चीज़ मत करना जिससे आंखों का प्रेशर बढ़े, जैसे कि आगे की तरफ ज़्यादा मत झुकना, ज़ोर ज़ोर से मत खांसना, ज़्यादा वेट मत उठाना, बहुत बुरी तरीके से ब्रश मत करना, बहुत बुरी तरीके से झुक के अपने बालों को मत धोना। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि आंखों का प्रेशर ना बढ़े। तो इस ऑप्शन में नर्स उसे क्या बताएगी? एडवाइज द क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम विग्रस ब्रशिंग ऑफ टीथ एंड हेयर। बालों को बुरी तरीके से, बहुत ही विग्रस तरीके से धोना और ब्रशिंग करना आपको अलाउड नहीं है। अभी अभी आपकी आंख की सर्जरी हुई है, प्रेशर बढ़ सकता है। ये बताएंगे उस व्यक्ति को जिसको कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 491, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज शेड्यूल फॉर सर्जरी ऑफ डिटैच्ड रेटाइना। डिटैच्ड रेटाइना की सर्जरी के लिए पेशेंट को शेड्यूल किया गया है। विच गोल ऑफ सर्जरी आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट इंडिकेट द प्री ऑपरेटिव टीचिंग वॉज इफेक्टिव। क्या चीज़ पेशेंट नर्स को ऐसी बताएगा जिससे नर्स समझ जाएगी कि उसको जो समझाया गया है वो समझ गया है। तो डिटैच रेटाइना के लिए, रेटाइनल डिटैचमेंट के लिए एक स्कार बनाया जाता है बच्चे, और उस स्कार से क्या होता है, धीरे धीरे जो दोनों सरफेस है जहाँ पर से रेटिना डिटैच हुई है वो बाद में जुड़ जाती है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से। रेटिनल डिटैचमेंट से वहाँ पर एक स्कार बनाया जाता है सर्जरी के दौरान, जिससे धीरे धीरे दोनों लेयर जुड़ जाती है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रेटिना डिटैच हो रखी है, रेटिनल डिटैचमेंट इसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन किया जाता है जिससे धीरे धीरे दोनों जो लेयर्स हैं वो आपस में अटैच हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और आता है रेटिनल डिटैचमेंट से कि रेटिनल डिटैचमेंट का साइन क्या होता है? फ्लैशेस ऑफ लाइट, लाइट का फ्लैशेस आना, या फिर कर्टेन्स फॉलिंग। हम ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है व्यक्ति को जैसे पर्दे गिर रहे हों, फ्लैशेस ऑफ लाइट आ रही हों आंखों के आगे, या फिर कर्टेन फॉलिंग्स, पर्दे गिर रहे हो आंखों के आगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि पर्दे गिर रहे हैं आंखों के आगे, तो उस व्यक्ति को क्या है? डिटैच्ड रेटिना, रेटिनल डिटैचमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 492, अ नर्स परफॉर्म अ रीनी टेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट। एक व्यक्ति पे नर्स रीनी टेस्ट कर रही है। द क्लाइंट इंडिकेट दैट द साउंड इज लाउडर व्हेन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड अगेंस्ट द मेस्टॉइड बोन। जब ट्यूनिंग फोर्क को मेस्टॉइड बोन में रखा जाता है तब उसको जो आवाज़ सुनाई देती है वो ज़्यादा सुनाई देती है देन व्हेन हेल्ड क्लोजली टू द ईयर। जब कान के पास रखा जाता है ट्यूनिंग फोर्क को तब उसे आवाज़ कम सुनाई देती है, जबकि जब मेस्टॉइड बोन में ट्यूनिंग फोर्क को रखा जाता है तब उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। What conclusion should the nurse make about this result? इस रिजल्ट को देखकर नर्स इससे क्या सीख लेगी? यानी कि इस क्वेश्चन से बच्चे हमें दोनों पता होना चाहिए, वेबर टेस्ट क्या होता है और उसमें हम क्या करते हैं, रीनी टेस्ट क्या होता है और उसमें हम क्या करते हैं। दोनों चीज़ें सीखने की कोशिश करिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। डायग्राम देखते हैं। ये होता है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में आप ट्यूनिंग फोर्क को एक बार इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे और ऊपर रख देंगे मेस्टॉइड बोन में। अगर दोनों कानों में बराबर आवाज़ गई तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, वेबर टेस्ट में आप क्या करेंगे, उसको वाइब्रेट करके मेस्टॉइड बोन में रखेंगे। अगर दोनों कान में बराबर आवाज़ जा रही है तो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर एक ही कान में, जिस कान में दिक्कत है उस कान में आवाज़ जा रही है, कंडक्टिव लॉस होगा। सेम एयर में अगर आवाज़ जा रही है तो कंडक्टिव लॉस। और अगर मान लो इस कान में दिक्कत है और जब हमने ट्यूनिंग फोर्क रखा तो उसको आवाज़ आ रही है अपोजिट ईयर में, इसमें आवाज़ आ रही है, तो उसको सेंसोन्यूरल लॉस होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक मरीज को वेबर टेस्ट किया जा रहा है और उसकी जिस कान में दिक्कत है सेम कान में उसको आवाज़ आ रही है, तो बताओ कौन सा लॉस होगा? कंडक्टिव लॉस। और जिस कान में दिक्कत है उसके अपोजिट वाले में अगर आवाज़ जा रही है तो उसे क्या होगा? सेंसोन्यूरल लॉस। ये 3 क्वेश्चन। वेबर टेस्ट, अगर दोनों कान में आवाज़ जा रही है तो नॉर्मल, जो कान खराब है उसमें जा रही है तो कंडक्टिव लॉस, और उसके अपोजिट वाले में, जैसे मान लीजिए इस कान में दिक्कत है, इसके अपोजिट वाले में जा रही है तो सेंसोन्यूरल
लॉस। वेबर टेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ रिनी टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक बार ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके कान के पास रखा जाता है और एक बार उसको मैस्टॉइड बोन में रखा जाता है। एक बार देखिए कान के पास रखा जा रहा है, एक बार कान के पीछे जो मैस्टॉइड बोन होता है वहाँ पर रखा जाता है। अब देखो, अगर कान के पास उसको ज़्यादा आवाज़ आए और जब उसको बोन पे रखा जा रहा है तब उसका आवाज़ कम आए, तो ये नॉर्मल होता है। यानी एसी, एयर का कंडक्शन अगर ज़्यादा है और बोन कंडक्शन अगर कम है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, जब उसको बोन में रख रहे हैं तब आवाज़ ज़्यादा आ रही है और जब उसके कान के पास रख रहे हैं तब आवाज़ कम आ रही है, बीसी ज़्यादा है एसी से, तो उसको कहते हैं कंडक्टिव लॉस। और याद रखना बीसी आप समझ पा रहे होंगे, बीसी किन लोगों को कहा जाता है। अगर बीसी लोग इस दुनिया में ज़्यादा होंगे तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी ज़रूर होगी, तो कंडक्टिव लॉस होता है। ये याद करने का ट्रिक है, क्योंकि वहाँ आप भूल जाओगे एसी बीसी। याद रखना, बीसी लोगों का ज़्यादा होना खराब बात है, कंडक्टिव लॉस, जबकि एसी ज़्यादा होना नॉर्मल है। तो जब एसी ज़्यादा होता है नॉर्मल, जब बीसी ज़्यादा होता है कंडक्टिव लॉस। वेबर टेस्ट में सेम, जिस कान में दिक्कत है तो कंडक्टिव लॉस, अगर उल्टे कान में जाएगा तो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में कहा गया था उसका बोन कंडक्शन ज़्यादा है, उसको जब बोन कंडक्शन में रख रहे हैं तो ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो समझा उसको कंडक्टिव लॉस है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब उसको मैस्टॉइड बोन में रखा जा रहा है तो उसको ज़्यादा आवाज़ आ रही है, लाउडर आ रही है। किसके कंपैरेटिवली, जब कान के पास रखा जा रहा है, यानी बोन कंडक्शन ज़्यादा है एयर कंडक्शन से। और जब बीसी लोग ज़्यादा होते हैं तो ये किस चीज़ को बताते हैं कि उस व्यक्ति को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो आंसर जाएगा दिस इज़ एविडेंस्ड एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये आपको नॉर्थ सेट में आ गए ना तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर तो है ही, साथ में आपकी रैंक भी आएगी टॉप 50, टॉप 10, टॉप 100 में आपकी रैंक आएगी, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 493। अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर लेब्रिंथेक्टमी। एक व्यक्ति के लेब्रिंथेक्टमी करी जा रही है, यानी इनर ईयर को, बच्चे इनर ईयर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, टू ट्रीट मीनियर सिंड्रोम। मीनियर सिंड्रोम को ठीक करने के लिए लेब्रिंथेक्टमी कर रहे हैं, यानी उसके इनर ईयर को रिमूव कर रहे हैं। मीनियर डिजीज़ में क्या होता है बच्चे, क्लाइंट को वर्टिगो, चक्कर आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए उसकी लेब्रिंथेक्टमी की जाती है ताकि उसको चक्कर ना आए, इसीलिए इनर ईयर को रिमूव किया जाता है। व्हाट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोसीजर शुड द नर्स इंक्लूड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग। उसको प्री ऑपरेटिव टीचिंग नर्स क्या देगी कि एक बार अगर आपका इनर ईयर हमने रिमूव कर दिया लेब्रिंथेक्टमी, तो आप ज़िंदगी भर वापस सुन नहीं पाओगे, यानी परमानेंट इरिवर्सिबल डीफनेस हो जाएगी उस व्यक्ति को जिसका इनर ईयर क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 493। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 494। अ नर्स इज डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद ऑटोस्क्लेरोसिस। एक व्यक्ति को ऑटोस्क्लेरोसिस है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान। तो नर्स उस व्यक्ति को क्या इन्फॉर्मेशन, क्या टीचिंग देगी। ध्यान से देखिए, ऑटोस्क्लेरोसिस होता क्या है। देखिए, ऑटोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जो मेनली अफेक्ट करती है टाइनी मिडिल ईयर बोन। जो मिडिल ईयर के बोन होते हैं, स्टेप्स, जो मेलस इनका स्टेप्स होती है ना, तो उस स्टेप्स को अफेक्ट करता है, स्टेप्स बोन को अफेक्ट करता है ऑटोस्क्लेरोसिस में, जिसकी वजह से जो स्टेप्स होती है वो एक जगह में अटक जाती है, स्टक हो जाती है और वाइब्रेट नहीं कर पाती है। ठीक है, और इसका वाइब्रेट करना हमारे सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर ये जब एक जगह पर अटक जाती है और वाइब्रेट नहीं कर पाती है स्टेप्स बोन, तो इसको कहते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। तो इसमें नर्स पेशेंट को क्या बताएगी कि आपको भले ही ऑटोस्क्लेरोसिस है, यानी आपकी स्टेप्स का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है बोन का, लेकिन अगर आप हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपकी कुछ सुनने की जो काबिलियत है वो वापस आ सकती है। हियरिंग एड्स से आप कुछ हद तक सुन सकते हो, ये हम हेल्थ टीचिंग देते हैं उस व्यक्ति को। और ऑटोस्क्लेरोसिस में भी व्यक्ति को क्या होता है, टिनाइटिस होता है, रिंगिंग इन द एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 495। अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद उसको एडमिट किया गया है, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है। द क्लाइंट आइज रिमेन क्लोज, उसकी आंखें बंद है, एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ वर्बलाइजेशन, और वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है और बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट कर रहा है। व्हेन द नर्स चेंजेस द क्लाइंट पोजीशन, जब वो क्लाइंट की पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ना तो वो कुछ बोल रहा है, ना वो मूव कर रहा है,
और उसकी आंखें बंद है, वट स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्कोर शुड द नर्स डॉक्यूमेंट, कितना स्कोर जीसीएस में हम उसका डॉक्यूमेंट करेंगे। तो जीसीएस के जो स्कोरिंग है ना वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको एक क्वेश्चन जरूर नॉर्थ सेट में जीसीएस की स्कोरिंग से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको जरूर परसेंटेज ऑफ बर्न से मिलेगा, याद रखना। तो जीसीएस की नॉर्मल स्कोरिंग 3 से 15 होती है, ये याद रखना, एक क्वेश्चन ये आता है। और 8 से कम जब स्कोर आता है तो हम बोलते हैं कि व्यक्ति कॉमा में है, 8 से कम में हम बोलते हैं कि व्यक्ति को कॉमा है, एक क्वेश्चन ये आता है। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चल के देखते हैं जीसीएस की स्कोरिंग। तो यहाँ से देखिए ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग, 3 इसमें पार्ट होते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। 3 चीज़ों को देखते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। अब देखो, अगर वो अपने आप आंखें खोल रहा है स्पॉन्टेनियस 4 पॉइंट, बोलने पे खोल रहा है टू स्पीच 3, पेन की वजह से खोल रहा है 2, और अगर आंखें नहीं खोल रहा है तो 1। हमारे इस क्वेश्चन में वो आंखें नहीं खोल रहा था तो कितना उसे हम पॉइंट देंगे 1। वर्बल रिस्पॉन्स में अगर वो पूरी तरीके से ओरिएंटेड है क्लाइंट तो 5 नंबर देंगे उसे, अगर वो कंफ्यूज्ड है तो उसे 4 पॉइंट देंगे, अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है तो 3 पॉइंट, इनकम्प्रेंसिबल वर्ड बोल रहा है तो 2 पॉइंट, और बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो 1 पॉइंट। और इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल नहीं बोल रहा था तो यहाँ से भी हम उसे 1 पॉइंट देंगे। मोटर रिस्पॉन्स में आ जाओ, अगर वो आपके बोलने पर कमांड को फॉलो कर रहा है तो 6 पॉइंट, अगर वो पेन की वजह से हाथ पांव हिला रहा है तो 5 पॉइंट, फ्लेक्शन टू पेन, पेन की वजह से फ्लेक्शन कर रहा है तो 4 पॉइंट, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है 3 पॉइंट, एक्सटेंशन टू पेन कर रहा है 2 पॉइंट, और नन है तो 1 पॉइंट। तो यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ गया 3, ठीक है, जो कि मिनिमम स्कोर है। तो व्यक्ति का स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन ग्लासगो कोमा स्केल आपको नॉर्थ सेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंखों, ये जो पूरा चार्ट है ना ये आपको ऑन टिप्स याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और यहाँ पर देखिए टोटल स्कोर 15 होता है, 8 से कम में सीवियर हेड इंजरी या फिर कॉमा बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन भी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई सा भी स्केल आप याद कर सकते हो, लेकिन ये याद करना जरूरी है। और इसमें आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि ना तो वो आँख खोल रहा है 1 पॉइंट, वो बोल भी नहीं रहा है 1 पॉइंट, मूवमेंट भी नहीं कर रहा है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 496 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद ब्रेन ट्यूमर इन ऑसिपिटल लोब। अगर किसी व्यक्ति के ऑसिपिटल लोब में ब्रेन ट्यूमर हो गया तो उस व्यक्ति को किस चीज़ में दिक्कत होगी? सीधे तौर पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देखने में। मैंने आपको बोला था विजन के लिए कौन जरूरी होता है? ऑसिपिटल लोब। और ये कह रहा है कि ऑसिपिटल लोब में दिक्कत हो रही है तो आंसर क्या जाएगा? अगर ऑसिपिटल लोब में ट्यूमर है तो किस में उसको डिफिकल्टी होगी? विजन में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, कई बार पूछा गया है, रिसेप्टिव एफेजिया। रिसेप्टिव एफेजिया कब होता है? जब व्यक्ति को ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर होता है? आंसर जाएगा टेम्पोरल। टेम्पोरल में जुड़ी हुई दिक्कतें, टेम्पोरल लोब में जो भी दिक्कतें होती हैं उसमें व्यक्ति को होता है रिसेप्टिव एफेजिया, ठीक है। रिसेप्टिव, बच्चे आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी, एक होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव एफेजिया मतलब क्या होता है? जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल ना पाए। जैसे आपके मन में कोई बात है कि आप किसी को बोलना चाहते हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे बोलूँ उसको कि आप सुंदर लग रहे हो, या आप उनको वर्ड्स में नहीं बोल पा रहे हो उसको, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया, यानी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपना फीलिंग। और ये क्या होता है? ब्रोकाज एरिया में होता है। ब्रोकाज एरिया मैंने बताया था, ब्रो एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिव एफेजिया ब्रोकाज एरिया की वजह से होता है। और एक होता है रिसेप्टिव एफेजिया। रिसेप्टिव एफेजिया में क्या होता है? आप समझ नहीं पाते हो। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला है तो ना तो आप पढ़ के समझ पाओगे ना आप उसकी बातों को समझ पाओगे, उसे कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। और रिसेप्टिव एफेजिया कब होता है? जब व्यक्ति के कहाँ पर डिसफंक्शन होता है? टेम्पोरल लोब। और एक्सप्रेसिव एफेजिया ब्रोकाज एरिया की वजह से होता है, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, किसी चीज़ को समझ ना पाना रिसेप्टिव एफेजिया, किसी चीज़ को समझा ना पाना एक्सप्रेसिव एफेजिया। और यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत हो रही थी? ऑसिपिटल लोब में। तो आंसर क्या जाएगा? विजुअल, विजन में डिस्टर्बेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 497 ये कह रहा है अ क्लाइंट इज टू हैव पेरोडोइटेक्टमी।
पैरोटिडक्टमी क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड को आप निकाल रहे हो उस व्यक्ति के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैंसरस लीजन्स हो चुका है। विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन दैट मे बी परमानेंट शुड द नर्स मॉनिटर। पैरोडक्टमी के बाद व्यक्ति को क्या हो सकता है, फेशियल नर्व का डिसफंक्शन। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा अभी तो आपको समझ जाएगा कि जहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है बच्चे, वहीं से फेशियल नर्व निकल रही होती है। तो अगर आप पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर रहे तो हो सकता है कि इन नर्व में भी फर्क पड़ जाए और उससे आपको देखने को मिलेगा कि फेशियल नर्व में भी डैमेज देखने को मिल सकता है। तो फेशियल नर्व डिसफंक्शन नजर आता है उस व्यक्ति में जिसमें पैरोडक्टमी यानी पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है पैरोटिड ग्लैंड और ये निकल रही है हमारी फेशियल नर्व। हो सकता है सर्जरी के दौरान इन फेशियल नर्व में इंजरी हो जाए जिसकी वजह से उस व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आए जो फेशियल नर्व की इंजरी में देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, इसलिए अगर पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर रहे हैं तो फेशियल नर्व में इफेक्ट उसका पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, आंसर समझ आ रहा होगा आपको, फेशियल नर्व डिसफंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 498, अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग फेनाटॉइन। एक व्यक्ति को फेनाटॉइन चल रही है। फेनाटॉइन किसकी ड्रग है बच्चे, सीजर के लिए दी जाती है। जिन व्यक्तियों को सीजर आता है उन व्यक्तियों को फेनाटॉइन चलती है टू कंट्रोल सीजर डिसऑर्डर। क्वेश्चन द नर्स रिगार्डिंग द मेडिकेशन आफ्टर डिस्चार्ज। वो नर्स से पूछता है कि भाई देखो मुझे सीजर आते हैं इसलिए मुझे फेनाटॉइन चलती है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद मुझे कितने दिनों तक ये दवाई चलती है चलेगी। द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स इज दिस मेडिकेशन। ये मेडिकेशन याद रखना बच्चे, सीजर की जो दवाई होती है ना फेनाटॉइन, वो पूरी ज़िंदगी चलती है, विल प्रोबेबली कंटिन्यू फॉर लाइफ। जैसे मैंने आपको ग्लूकोमा की दवाइयाँ बताई ना, ग्लूकोमा की दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर चलती है। विटामिन B12 अगर किसी को दे रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती है। अगर किसी को इम्यूनो सप्रेसिव दे रहे हो, उसको इम्यून को सप्रेस करने के लिए, वो पूरी ज़िंदगी भर चलती है। इसी तरीके से फेनाटॉइन सीजर की जो ड्रग है वो भी पूरी ज़िंदगी भर उस व्यक्ति को चलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं फेनाटॉइन से, बताओ उसके साइड इफ़ेक्ट। एक तो गम हाइपरप्लेजिया सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, गम हाइपरप्लेजिया कराती है फेनाटॉइन, इसीलिए हम क्या बोलते थे, सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है वरना गम से ब्लीडिंग हो जाएगी, ये क्वेश्चन आता था। और क्या कराती है फेनाटॉइन, हिर्सुटिज्म, ये याद रखना। फीमेल्स में मेल्स की तरह बियर्ड वगैरह आ जाती है फेनाटॉइन की वजह से, तो फेनाटॉइन हिर्सुटिज्म कराता है, गम हाइपरप्लेजिया कराता है। फेनाटॉइन एक और चीज़ कराता है, फेनाटॉइन को बच्चों में अगर माँ को दिया जा रहा है तो वो बच्चे जो उसके माँ के पेट में जो बच्चा है उसमें क्या कर देता है, फेटल हेडेंटॉइन सिंड्रोम, फेटल हेडेंटॉइन सिंड्रोम। अगर प्रेग्नेंट माँ को दिया जा रहा है तो वो बच्चे में कर देगा फेटल हेडेंटॉइन सिंड्रोम, ठीक है। और फेनाटॉइन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि फेनाटॉइन को हमेशा किसके साथ मिक्स करके देते हैं, नॉर्मल सलाइन। ये तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि फेनाटॉइन को किसके साथ मिक्स करके देते हैं, नॉर्मल सलाइन। फेटल हेडेंटॉइन सिंड्रोम, हिर्सुटिज्म, गम हाइपरप्लेजिया, सॉफ्ट टूथब्रश का यूज़ करना है और ये सीजर की ड्रग होती है। और यहाँ से याद रखना है टेरेटोजेनिक ड्रग भी होती है, टेरेटोजेनिक यानी प्रेग्नेंट माँ को कभी भी फेनाटॉइन नहीं देंगे वरना वो फीटल हेडेंटॉइन सिंड्रोम कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 499 क्या पूछ रहा है, अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ सीजर इज एडमिटेड फॉर पार्शियल ऑकल्जन ऑफ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का पार्शियल ऑकल्जन हो रखा है और उसको सीजर आते हैं, हिस्ट्री ऑफ सीजर, उसको दौरे आते हैं। द क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग फेनाटॉइन फॉर 10 ईयर्स। मरीज 10 साल से फेनाटॉइन ड्रग खा रहा है जिसको दौरे आते हैं। व्हेन प्लानिंग फॉर दिस द क्लाइंट, इस क्लाइंट को प्लान करने के लिए व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, जाहिर सी बात है उसको दौरे आते हैं और 10 साल से वो फेनाटॉइन खा रहा है और ये हम जानते हैं कि वो लाइफ टाइम फेनाटॉइन खाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उससे पूछेंगे ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ सीजर टाइप एंड इंसिडेंट। हम पूछेंगे कि आपको कौन से टाइप के सीजर आते हैं, कितने देर आते हैं, कब कब, सारे इंसिडेंट्स हम उनसे हिस्ट्री में पूछेंगे। सबसे पहले नर्स यही करेगी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 500, व्हेन एंटरिंग अ रूम ऑन अ मेडिकल यूनिट, एक जैसे एक वार्ड में नर्स घुसती है, द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट इज हैविंग सीजर। नर्स देखती है कि एक व्यक्ति को सीजर आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स डू इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम सेल्फ इंजरी।
क्लाइंट को इंजरी से प्रिवेंट करने के बाद नर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को सीजर आते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो जाती है कि प्रिवेंट द क्लाइंट को बचाओ इंजरी से। कई बारी क्वेश्चन आएगा कि एक नर्स रूम में घुसी और जैसे ही उसने देखा कि व्यक्ति को दौरे आ रहे हैं, वो क्या करेगी, वो उसको प्रिवेंट करेगी कि कहीं उसको चोट ना लग जाए इंजरी से प्रिवेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है, याद रखें, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, मॉनिटर करो, सिर्फ और सिर्फ देखो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो कि व्यक्ति को क्या हो रहा है, कैसा सीजर आ रहा है, कितने देर तक आ रहा है, कॉन्शियस है या नहीं, कौन कौन से बॉडी पार्ट में आ रहा है। ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करो ताकि बाद में हमें पता चले कि ये कौन से टाइप का सीजर है और उस टाइप के अकॉर्डिंगली हम उसकी दवाइयाँ या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। तो जब भी किसी व्यक्ति को सीजर आए, पहला काम है उसको चोट से बचाना, दूसरा काम है उसको ऑब्जर्व करना कि उसको कौन से टाइप का सीजर आ रहा है, कौन सी बॉडी पार्ट में आ रहा है, कितने देर तक आ रहा है, किस लेंथ का आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है ताकि टाइप पता चल सके सीजर का और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके उस टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। चलिए, इसके साथ आपके 500 क्वेश्चन मॉसबी के सॉल्व हो चुके हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 501 से।